सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सुनने वालों को राजुल का नमस्कार। और हमारे साथ हैं प्यारी बुआ। तो प्यारी बुआ का भी ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद सबको। बुआ हाँ। आज जो है क्या है जो है तो क्या है बता दो तुम आज। जो है सो है, सब कुछ तो है। हाँ वो तो है, जो है सो गीत है, संगीत है, विषय हैं ढेर सारे, और घूमने चलने का भी तो कार्यक्रम है आज। बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ आज एक खास पखवाड़ा भी शुरू हो रहा है, उसके बारे में भी हमारे सुनने वालों ने बात की है। तो हम घूमेंगे सतारा में। हाँ। और हम क्या करेंगे बस जब घूम कर आओगी तो कहीं ना कहीं तो दाग धब्बे लग जाएंगे। उफ, ये जो दाग धब्बे हैं, बाद में अगर कहने से बेहतर है कि समझ लिया जाए कि कैसे इन्हें छुड़ाया जाएगा, तो थोड़ी सी आसानी रहेगी। तैयारी रहनी चाहिए हर चीज की, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इसके बाद बुआ अगर हम उस जमाने में जाएंगे जहाँ पे हम अपनी यादें जो संजोते थे, तो एक वो वक्त था ना जब एल्बम पलटते थे। हाँ। और फिर एक वो वक्त आया जब हम वीसीआर देखते थे। हाँ। बिल्कुल चलते फिरते। और एक समय वो भी तो था ना जब रात भर चलता था वीसीआर चलता था। उसके सबके बड़े बड़े दिलचस्प किस्से होंगे। हमारे पास तो बहुत ढेर सारा है भाई। तो भाई किसकी वो भी शादी के बताइए बाद देखा गया, किसके किसके जन्मदिन पर देखा गया, फिर कैसे कैसे पानी भरने का समय गुजर गया, सब लोग सोते ही रह गए या देखते ही रह गए। तो कुछ ऐसी तो बहुत ढेर सारी बातें हुई थी, तो वो तो हम लोग करेंगे ही। लेकिन जो तुमने कहा कि बड़ा खास हफ्ता शुरू हुआ है, तो वो तो हो गया ना सोने पर सुहागा। जब वो खास हफ्ता शुरू हो और हम अपने सखियों, सहेलियों और बंधु बांधवों से मिले तो कितना मजा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि जैसे बस ये जो मन है वो बिल्कुल चंगा हो जाता है। और जहाँ मन चंगा होता है वहाँ कटौती में गंगा होती है। गंगा हो जाती है। और जब ये चंगा हो जाता है मन, तो सही बात है, कटौती में गंगा भी होती है। और फिर तो लगता है कि मन जो है वो बल्लियों उछलने लगता है। तो ये जो दिलचस्प जो हम लोग बोल रहे हैं बातें ना, कहावतें यही तो हम कह रहे हैं कि ये दिलचस्प कहावतें जो हैं वो आपके प्रांत में कौन कौन सी बोली जाती हैं, थोड़ा बताइए हमें। हमारे कुछ साथियों ने लिखकर भेजा, बताया है, बड़ी मजेदार है। तो वो तो हम शामिल करेंगे ही, और बाकी तो हमारे पास तो खजाना है ही है। और आज अगर नेत्रदान पखवाड़े की हम बात करेंगे तो फिर ये भी है कि बहुत खास समय है ये। देखो करेंगे क्या, मतलब सबसे पहले तो बधाई दे देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा पखवाड़ा है ये। क्योंकि नेत्रदान महादान है ना। और हमारे न रहने के बाद दो आंखें किसी दो व्यक्तियों को रोशनी देती हैं, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। देखो ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे साथी ने लिखकर भेजा। और इन्होंने 3-4 पंक्तियां भी लिखकर भेज दी फिल्मों वाली। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों की चाहत में मैं तो सब कुछ लुटा दूंगा। भाई आंखों की बात चलती है ना तो बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर सुरीले गाने एकदम याद आ जाते हैं। वैसे 25 अगस्त से 28 सितंबर तक चलेगा ये नेत्रदान पखवाड़ा। तो हम लोग बीच बीच में बात करते रहेंगे। और ये बात तो सही है बुआ कि जो आंखें हैं वो बहुमूल्य हैं और सबसे बड़ा दान भी है, इसीलिए क्योंकि जो सबसे अनमोल चीज है उसको हम देते हैं। दुनिया जो अनमोल है उसको हम देख सकते हैं इनके मार्फत। तो हम कुछ गीत भी सुन सकते हैं कार्यक्रम के मार्फत। तुम्हारे सिवा कौन, बातों बातों में दिल को उड़ा ले गया। तुम्हारे सिवा कौन, तुम्हारे सिवा कौन।
सिवा कौन। मेरी आंखों की निंदिया चुरा ले गया, तुम्हारे सिवा कौन, तुम्हारे सिवा कौन। ऐसा बंधन बंधा है कभी ना खुले, खत्म होते नहीं प्यार के सिलसिले, खत्म होते नहीं प्यार के सिलसिले। जिंदगी भर को अपना बना ले गया, तुम्हारे सिवा कौन, तुम्हारे सिवा कौन। मेरी आंखों की निंदिया चुरा ले गया, तुम्हारे सिवा कौन, तुम्हारे सिवा कौन। हाँ, बातों बातों में दिल को उड़ा ले गया, तुम्हारे सिवा कौन, तुम्हारे सिवा कौन। वो खुशी मिल गई, मैं बयां क्या करूं, लड़खड़ाती है मेरी जुबां क्या करूं, लड़खड़ाती है मेरी जुबां क्या करूं। दिल के डोले में कोई बिठा ले गया, तुम्हारे सिवा कौन, तुम्हारे सिवा कौन। बातों बातों में दिल को उड़ा ले गया, तुम्हारे सिवा कौन, तुम्हारे। बातों बातों में दिल उड़ा ले जाना भी वही एक कला है। बिल्कुल कला है। और इसके संग संग जब घूमने चले जाते हैं हम जब भी, तो कैसे मन को एकदम जैसे फाहा सा लग जाता है, एकदम शीतलता मिल जाती है ना। बिल्कुल। और आंखें बिल्कुल जैसे कहते हैं हरियाली देख के हरी भरी हो जाती हैं, मन बाग बाग हो जाता है। ये तो है ना? हमारे एक साथी ने लिखा है, सतारा महाराष्ट्र का एक प्रांत है, नाम तो बहुत बार सुना पर पर्यटन स्थल के रूप में नहीं जानती थी। पिछले 1 महीने से सतारा का नाम बहुत सुना। चलिए आज बारिश के मौसम में हम लोग घूम भी ले। हाँ तो भाई चलो, महाराष्ट्र राज्य में है ये तो, है ना राजुल बिटिया। तो प्रकृति की उदारता यहाँ पर है जो बहुत आकर्षित करती है। देखने के लिए बहुत कुछ है, पुराने किले हैं, मंदिर हैं, संग्रहालय है, और जो जिसमें कि ना गौरवशाली अतीत छुपा हुआ है, उसको हम देखेंगे तो मजा ही आ जाएगा। तारा जो कहते हैं ना मराठी भाषा में पहाड़ी को कहते हैं, तो सतारा नाम से समझ जाइए अब आपकी 7 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसे ये नाम मिला, और कभी इसे सप्त तारा भी पुकारा जाता था। और 7 पहाड़ियों का नाम जो है उसमें है अजिंक्य तारा, सज्जनगढ़ और यवतेश्वर। और जरंडेश्वर, नकदीजा डोंगर, कितलीच डोंगर और पेथिया और भैरोबा, इन सभी पहाड़ियों पर ना बुआ किले और मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ इसे सतारा नहीं बल्कि सातारा कहा जाता है, स्थानीय लोग कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का महत्वपूर्ण आसन है यहाँ पर, और निर्वासन के दौरान पांडवों ने यहीं पर विश्राम किया था। विश्राम स्थल भी कहा जाता है इसी क्षेत्र में, इसीलिए ना। प्रतापगढ़ किला जो है वो महाबलेश्वर के बहुत पास में है, और इस किले को 1856 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया, और इस किले में ही शिवाजी ने अफजल खां को मौत की नींद सुला दी थी। समुद्री तल से 1000 मीटर ऊंचाई पर है ये किला, और इसमें माँ भवानी और शिव जी का मंदिर है। और ये किला जमीन से लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिस कारण किले के ऊपर से मतलब आप सब कुछ देख सकते हैं। घाटियां, झीलें, पूरा शहर दिखाई देता है। इतनी ऊंचाई पर हो तो सब चीज कितनी सुंदर लगती है ना, जैसे लगता है कि कुछ झांकी जैसी सजी है। हाँ बिल्कुल। कास पठार जो है वो 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और पठार का अधिकांश भाग आरक्षित वन है, तो समझ जाइए कि कितनी हरियाली होगी। और ये ज्वालामुखी चट्टानों से बना एक पठार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये निर्जन है। इस पठार में बहुत सारे फूल खिलते हैं। खास बात ये है कि ये फूल बहुत दुर्लभ है, वो सिर्फ
यहीं देखने को मिलेंगे आपको। ये है खूबी। भाई फूल ही क्यों, यहाँ पे तो बहुत सारे जीव जंतु कीट भी हैं, मतलब जैविक रूप से विविधता तो यहाँ पर इतनी है कि देखते ही रह जाएं। कहते हैं कि यहाँ पर फूलों के पौधों की लगभग 850 ओह, प्रजातियां हैं। कितनी ढेर सारी हो गई हाँ, ना? बल्कि इससे भी ज्यादा कही जाती हैं। और हर 2 हफ्ते में यहाँ पे रंग बदल जाता है, कुछ नए फूल खिल जाते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ के लोग हैं वो इसे फूलों का पठार भी कहते हैं। और भाई फूलों का पठार जो है ये और भी खास है, क्योंकि साल 2012 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। और फूलों की इस घाटी में कास झील भी है, जहाँ के शांत वातावरण में प्रकृति की गोद में घूमने फिरने का आनंद ही कुछ और है। बुआ यहाँ पे ना जो आने वाले हैं वो सिर्फ घूमने के लिए नहीं आते, यहाँ पर वैज्ञानिक भी आते हैं, हाँ, शोध तो इतनी वगैरह जैव करने। विविधता है भाई, इतने तरीके के फूल हैं, वनस्पतियां हैं, तो देखना तो पड़ेगा ना। प्रकृति प्रेमी भी आते हैं, परिवार के साथ भी लोग आते हैं। तो इतने पर्यटक आते हैं कि इसके चलते यहाँ पर जो संख्या है वो एक निर्धारित कर दी गई है कि 2000 से ज्यादा पर्यटक नहीं आएंगे, ना ताकि जो यहाँ की जो खूबसूरती बनी रहे। हाँ, उसको नुकसान ना पहुंचे। और इस तरह से बना है वो पठार कि लोग देखने के लिए उसकी तरफ बिल्कुल खींचे चले जाते हैं। हाँ, तो भाई देखो, जब और उसको सुरक्षित रखने के लिए ये जो प्रयास किया गया है, संख्या सीमित कर दी है, उसका बहुत फायदा होता है ना? क्योंकि हर चीज का एक कहते हैं ना कि सामर्थ्य होती है, कितना वो झेल सकती है। तो भाई उतना ही रहना चाहिए। कांस फ्लावरी घाटी के पास ही वजराई फॉल्स है। 853 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता एक 12 मासी सुंदर सा झरना, एक बहुत सुरम्य है ये। एक तो बड़ी बात यह है कि 12 मासी है ना? ये महाराष्ट्र में सबसे शानदार झरना है। वजराई फॉल्स के पास कई छोटी छोटी गुफाएं हैं, जिन्हें फॉल्स के साथ देखा भी जा सकता है। अब झरने तो यहाँ पर और भी हैं, जैसे थोसेघर झरना, ये भी बहुत सुंदर है और ये मानसून में देखा जा सकता है। हाँ, क्योंकि अधिकतर झरने जो है ना अपनी खूबसूरती पूरी उसी समय लेकर आते हैं जब पानी बरस रहा हो। और अगर शांत प्राकृतिक परिवेश की बात करें तो वेघार झरना भी बहुत खूबसूरत जगह है। अब वो सज्जनगढ़ किला चला जाए। हाँ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये जो किला है 914 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसमें 2 मुख्य द्वार हैं। किले में 2 झील भी है, ये बड़ी खास बात है। भगवान राम, हनुमान और कई मंदिर हैं, हनुमान जी के भी मंदिर हैं और स्वामी समर्थ रामदास की यहाँ पर समाधि है। बस एक बात है बुआ कि किले पर चढ़ने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। तो चढ़ जाएंगे, अब चढ़ जाइए, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल वसूल हो जाएगा जब आप ऊपर पहुंचेंगे, क्योंकि आसपास के हरे भरे नजारों के बीच में आप आराम से सेल्फी लीजिए, परिवार के साथ फोटो खिंचाइए, मतलब यादें बटोर लीजिए। यादें हैं, लेकिन सेल्फी की जब बात आती है तो फिर याद आता है कि थोड़ी सावधानी जरूर रखना है ना? वो तो बहुत जरूरी है। सही बात है। आपस में कोई ना कोई ऐसा बाड़ बना लीजिएगा अपने हाथों का कि किसी और का सहारा भले ले लो। कहीं इधर उधर न टपक गए, पता लगा कि ऊंची दीवार पर चढ़कर जो रोमांच पैदा करने के लिए जो लोग करते हैं ऐसा, तो थोड़ा सा सावधान रहे भाई, क्योंकि 3300 फीट की ऊंचाई पर अजिंक्य तारा किला एक ऐसा स्थान है जहां मराठा इतिहास में कई महत्वपूर्ण क्षण हुए। और किले को सप्तऋषि का किला भी कहा जाता है, जो 4 मीटर ऊंची मोटी दीवारों से घिरा हुआ है। यहाँ पर पानी के टैंक है, पानी का भंडारण किया गया है। और पूर्वोत्तर भाग में देवी मंगलाई, भगवान शंकर और श्री हनुमान जी के मंदिर है। ये जगह जो है वो हाइकिंग, ट्रैकिंग या जो लोग पर्वतारोहण के शौकीन होते हैं उनको बहुत भाती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ नज़ारे देखने हैं, आप मतलब रोमांचकारी दुनिया में भी जा सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा यहाँ नांदेड़ किला भी बहुत मशहूर है। और संगम माहुली सातारा का एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है। ये 2 गांव कृष्णा और वेन्ना नदी के संगम पर बसे हैं, जहां विशिष्ट मराठा शैली में बने 18वीं और 19वीं सदी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। मंदिरों की बात चली है बुआ, तो सतारा का नटराज मंदिर बहुत मशहूर है। ये भगवान नटराज को समर्पित है। और राजुल बिटिया, ये तमिलनाडु के चिदम्बरम में जो नटराज का मंदिर है कुछ वैसे ही है क्या? हाँ, बहुत कुछ उससे मिलता जुलता है। बल्कि कई लोग कहते हैं कि उसी की प्रतिकृति है। अच्छा। और मंदिर परिसर में भी बहुत सारे मंदिर बने हैं और देवी देवता भी हैं। भक्तों की भीड़ यहाँ खूब लगी रहती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर कलाकारों की भी भीड़ लगती रहती है, क्योंकि जो शास्त्रीय नृत्य कलाकार हैं उनके लिए ये जगह बहुत
क्योंकि भगवान नटराज का नटराज का मंदिर है भाई। तो ये शिव का जो है नृत्य स्वरूप है, तो जाहिर है कि नृत्य वाले जो लोग हैं, नृत्य कलाकार जो हैं वो जरूर आते हैं, आकर्षित होते हैं यहाँ आकर। तो भाई सतारा आए तो चकलेवाड़ी विंड मिल फार्म भी जरूर देख लें। यहाँ एशिया के सबसे बड़े पवन चक्की खेतों में से एक है, और यहाँ आसपास की पहाड़ियों पर छाई इस जगह को और भी सुंदर बना देती है। जो खूब सारी हरियाली है ना, बहुत सुंदर लगता है। तो सतारा शहर की अब परंपरा और इतिहास से भी अगर परिचित होना है, जाहिर है होना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे कैसे चले जाओगे भाई? तो चलते हैं फिर, संग्रहालय चलते हैं। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय है ये, इसे सतारा संग्रहालय भी कहा जाता है। यहाँ पर जैसा कि होता है संग्रहालयों में उस समय की वेशभूषाएं और बहुत सारी हथियार, ये सभी संग्रहित किए गए और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। अब ये तो वहीं जाकर देखा जा सकता है। तो अगर जैसे किसी ऐतिहासिक जगह पर जाने का मन हो और साथ ही साथ ऐसी जगह जो जहाँ पर भारतीय संस्कृति की बहुत अमूल्य निशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं, तो आप सतारा जाएं। और जाने के लिए बस ये है कि रेल मार्ग से भी जा सकते हैं, हवाई मार्ग से भी जा सकते हैं और सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। मार्ग बहुत है, पहले मन बना लीजिए आप। हाँ, देखिए वही कहते हैं ना बुआ, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। तो बस गीत सुन लेते हैं, फिर चाह भी निकालते हैं, राह भी निकालते हैं, घर भी बनाते हैं। चल प्यार की राहों में, प्रीत की छाँव में, देखो ये हलचल। चलूं तुझको वहाँ, ये नजारे ये इशारे, उड़ रहा चल, दूर कहीं तू चल, दिल रहा है मचल। प्यार की राहों में, प्रीत की छाँव में, देखो ये हलचल। ये मौसम प्यार का, प्यार के इकरार का, सपनों के सिंगार का। दो दिलों के तार का, तार के झंकार का, गीत है ये बहार का। तू रसीली, रुत नशीली और हवा चंचल, दूर कहीं तो चल, दिल रहा है मचल। प्यार की राहों में, प्रीत की छाँव में, देखो ये हलचल। हलचल तो बहुत है। कहाँ पर? अरे भाई, जो हमारे जो सुनने वाले हैं ना, हाँ, हमारे एक साथी ने लिखा है कि एक सीरियल आता था तारा फ्रॉम सतारा, तभी ये नाम सुना था। वास्तव में कोई जगह इस नाम की सच में है, ये आज पता चला। तो घूम भी लेंगे सबके साथ, बुआ जी और हमारी कप्तानी में। राजुल बिटिया की कप्तानी में
राजुल बिटिया थोड़ा शर्मा रही हैं अपना नाम लेने, भाई हम बता देते हैं राजुल बिटिया और प्यारी बुआ की कप्तानी में चलेंगे हम लोग। तो भाई ठीक है, आपने घूम लिया होगा और बहुत सारी जगहें जो है हमने बताई वो भी देखी होंगी, दुर्लभ जीव जंतु भी हैं, सब कुछ है यहाँ पर। कह सकते हैं ना कि फुल पैकेज है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी अगर धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो फिर वहीं के रह जाते हैं, ऐतिहासिक चीजें नहीं मिलती, या हो सकता है वो धार्मिक स्थल ऐतिहासिक महत्व का भी हो लेकिन फिर हरियाली नहीं मिलती, कहीं पहाड़ियां नहीं मिलती तो कहीं झरने नहीं मिलते। तो सब कुछ यहाँ पर है, आइए देखिए, मजे लीजिए और साफ सुथरी जगह छोड़कर जाइए जब भी कहीं ऐसी जगह घूमने जाएं तो। क्योंकि जैसे हम चाहते हैं ना कि हम साफ सुथरे नजर आए, हमारे कपड़ों पर दाग धब्बे ना हो, तो वैसे हर जगह को भी ऐसा ही लगता होगा कि भाई आए हो, देखो, निहारो। प्रशंसा अगर करनी है तो प्रशंसा भी करो, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अपनी निशानियां ऐसी मत छोड़कर जाओ जो हम छुड़ाते 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 थक जाए। यही तो हम कह रहे हैं कि मतलब वो जगह आपको फिर बार बार न याद करे कि ये फला कौन आया था, यहाँ पर कौन आया था, वो जगह भी बार बार याद दिलाती रहे। जिन्होंने बनवाया था या जिन्होंने वहाँ कोई गौरवशाली काम किया था, उन्हीं की निशानियां रहने दें, हम ऐसी निशानियां न छोड़ के जाएं कि अगर आप आ जाएं तो बाद में आपको हिचकी आ रही है पता लगा, क्योंकि वो जगह आपको बराबर याद करेगी। बिल्कुल सही। तो कोई भी चीज जो है उसको साफ सुथरी छोड़े। तो साफ सुथरे चमकदार कपड़े सभी को अच्छे लगते हैं, जैसे तुमने कहा राजुल। तो कपड़े पर कोई दाग न हो तो ये हमारे व्यक्तित्व को भी संवारता है। आपकी फेवरेट ड्रेस पर दाग लग जाए तो मन बड़ा खराब होता है। कुछ दाग बेहद जिद्दी होते हैं, वे वाकई काफी धुलाई के बाद भी नहीं जाते। तो आज इस विषय पर सखी सहेली प्रोग्राम में जरूरी जानकारी मिलेगी। इंतजार रहेगा जानने का कि दाग और धब्बे कैसे निकाले जाएं। तो भाई बता दें कि जैसे जो चाय या कॉफी के दाग ऐसे होते हैं, अरे ये तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जो अक्सर लगे जाते हैं। ये नहीं कि रख लिया जाए उनको। मतलब लग ही जाते हैं, बड़े मोहब्बती होते हैं, बहुत मोहब्बती होते हैं। और चाय का प्याला बिल्कुल आपके होठों तक आते आते ये चाहता है कि एक बार आपके कपड़ों से भी मिल ले। तो जब ऐसा हो तो 1 चम्मच विनेगर लें, मतलब सिरका, और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दें और उसे दाग पर लगाएं। कुछ देर के बाद रख दें कुछ देर इसको, और उसके बाद कपड़े को धो लें। और अगर टूथपेस्ट से भी चाय कॉफी के दाग निकाले जा सकते हैं। अगर चाय का दाग लग जाए तो उस पे तुरंत ही टूथपेस्ट अगर घर पे है तो लगा सकते हैं, बाहर है तो नहीं कर सकते ये। हाँ, बाहर नहीं कर सकते नहीं, लेकिन अगर बहुत आपको लगता है बहुत महंगा कपड़ा तो आप एक पेस्ट खरीद लीजिए बाजार से, वहीं अगर बाजार में है तो आप। और किसी घर है तो मांग लीजिए, उसमें क्या है। कौन सी दिक्कत है, शर्म क्या है। अब ये बाद में धब्बा लगा रहेगा, वो जब कहीं पहन के जाएंगे तो ज्यादा खराब लगेगा। हाँ, बस मतलब ये आप उन्हीं से कह दीजिए कि देखिए भाई हम अगली बार आएंगे तो आपके यहाँ ये धब्बा लगा रहेगा तो कैसा लगेगा, अभी आप पेस्ट दीजिए हम साफ कर लें। नहीं मतलब बुआ यहाँ पर ये भी बात है ना कि वो ड्रेस आपको कितनी प्यारी है, वो कपड़ा आपको कितना प्यारा है। मतलब तो हम कह रहे हैं ना कि भाई अगर उसके थोड़ा सा कीमत, अपनी चाहत, इन सब को देखते हुए थोड़ा सा छोटा सा पेस्ट खरीद लीजिए। लेकिन अब ये तो बता दो कि 15-20 मिनट लगाकर छोड़ना भी है, तब धोना रहेगा। ऐसा नहीं कि मंजन की तरह अपना लगाया और तुरंत धो दिया। हाँ, ये नहीं करना है। 15-20 मिनट उसको छोड़ना है, उसके बाद फिर कपड़े को धो देना है। अच्छा, ऐसे ही कभी कभी होता है ना, कहीं पेंट हो रहा है तो पता चला कि वहां हम सट के खड़े हो गए और वो पेंट का दाग लग गया कपड़ों में। हाँ, वो तो बुलाता भी है ना बहुत प्यार से, पास में आओ आओ। हाँ। तो उसके लिए मिट्टी का तेल बहुत काम आता है। जहाँ पे दाग लगाओ वहाँ कुछ बूंदे मिट्टी के तेल की डालें और फिर उसको रगड़ दें, और इसके बाद उस कपड़े को गर्म पानी से धो दें। गर्म पानी से इसलिए कि फिर उससे महक नहीं आएगी, महक पूरी तरह से चली जाएगी। तो भाई ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पेंट का लग जाता है। अक्सर आप खुद भी पेंट कर रहे हो घर में, ग्रिल में, दरवाजे पर, तो भी लग सकता है। और ऐसे ही चॉकलेट बड़ी सामान्य सी चीज़ है, बच्चे खाते हैं, हम खाते हैं। तो तुरंत उस पर जो है आप अपना टेल्कम पाउडर लगा दीजिए जिस जगह पर चॉकलेट लगी थी। पहले तो चॉकलेट छुड़ा दीजिए। छुड़ाने के लिए भी एक तरीका होता है, चाकू आदि से छुड़ाएं तो ज़्यादा बेहतर है, यानी अधिकतम वो निकल जाए। और फिर उस पर टेल्कम पाउडर लगा दें, उसे सूखने दें और फिर उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से कपड़े को धो दें तो टेल्कम पाउडर के साथ चॉकलेट निकल जाएगी। बिल्कुल। और अगर कपड़े धोते समय किसी दूसरे कपड़े का रंग आपके किसी कपड़े पर चढ़ जाए तो एक बड़ी काम की चीज होती है रबिंग अल्कोहल। अच्छा। उसको ले लें और उसको कपड़े पे रगड़ें तो उससे दाग निकल जाते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा और नींबू भी बड़ा काम का है। 1 लीटर पानी में बेकिंग सोडा और 1 या 2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर उसमें कपड़े को भिगो दीजिए और 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए, फिर धो लीजिए तो दाग निकल जाएगा। और गीत आप सुना सकती हैं क्या? बिल्कुल। तो और बहुत खुश हो जाएंगे हम।
बुआ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर हम वापस लौटते हैं। हाँ ले लो, अब तो लेना ही पड़ेगा। लीजिए, झट से हो गया पूरा ब्रेक। हाँ तो फिर हम भी हाजिर हो गए टूथपेस्ट लेकर। देखो पता नहीं कितनी टूथपेस्ट कहाँ लगाएंगे? अरे तो बहुत सारी जगहों पर देखो ना, जैसे लिपस्टिक का दाग तो बड़ी सामान्य सी चीज है, लग ही जाता है, मतलब लग भी जाता है। कभी कभी हम जल्दबाजी में रुमाल वाल से पोंछ भी लेते हैं, ज्यादा लग रहा है, अरे बहुत चटक हो गया रंग, थोड़ा हल्का कर लो, तो खुद ही पोंछ लेते हैं, हो जाता तो है। उसको साफ तो करना पड़ेगा ना। हाँ। या लगाए लगाए जब हम कपड़ा उतारते हैं तो कुर्ते आदि में लग जाता है, सामने की ही ओर लग जाता है, तो भाई इसके लिए भी टूथपेस्ट हाजिर है, लगा दीजिए, ब्रश से साफ कीजिए, दाग जो है वो गायब हो जाएगा। और बहुत जिद्दी अगर दाग है तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी निकाल सकती हैं। और इससे रंगीन कपड़ों के दाग ही नहीं बल्कि और भी तरह के दाग जो है जैसे? वो भी हटा सकते हैं। जैसे मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि बारिश के दिनों में बरसात का जो वो कीचड़ होता है, उसके भी दाग लग जाते हैं, वो आसानी से नहीं छूटते हैं, तो वो भी हटा सकते हैं। और फिर नमक के इस्तेमाल से भी दाग को छुड़ाया जा सकता है। जहाँ पर दाग लगा है वहाँ पर एक छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं और फिर आधा नींबू उसको काट लेते हैं, मतलब नींबू को काट के और फिर उस पर रगड़े तो वो दाग जो है छूट गायब जाएगा। हो जाएगा। हाँ। तो इस तरीके का जो दाग है, मतलब ये जो प्रयोग तुम बता रही हो, ये नमक और नींबू वाला चीज अक्सर पान का दाग भी छुड़ा देता है। स्याही जैसे होती थी, जो हम लोग की नीले रंग वाली स्याही होती थी, इंक जिसको कहते हैं, वो भी अगर छुड़ाना हो तो कच्चा दूध है, उसमें आप अच्छे से उतनी कपड़े को डुबो दीजिए, धीरे धीरे करके वो निकल जाता है। तो ये सब प्रयोग हैं, आप कर सकते हैं। दाग हटाने में टूथपेस्ट तो सहायक है ही है। जूतों पर कुछ ऐसे निशान लग जाते हैं ना जो छूटते ही नहीं, तो ऐसे में भी टूथपेस्ट आप दांत की जगह जूतों को करा दीजिए, सही हो जाएगा। नहीं भाई, लगा के कपड़े से, लेकिन साफ करें, ब्रश से नहीं। हाँ बिल्कुल। तो हमने सोचा सच में उसको मंजन करा देंगे। हमने सोचा कि बुआ ने आज जूतों को टूथपेस्ट तो लगाया, लेकिन ब्रश नहीं कराना है, मतलब कपड़े से पोंछ दीजिए आप। बिल्कुल। और अगर फोन का कवर अगर गंदा हो गया हो तो वहाँ उसे भी आप टूथपेस्ट करा सकते हैं। मतलब 2 या 3 मिनट उसको लगा के रख दीजिए टूथपेस्ट को, और उसके बाद उसको कपड़े से पोंछ के साफ कर दीजिए। ये जो छोटे मोटे स्क्रैचेस आ जाते हैं ना कवर पे, वो भी गायब हो जाते हैं। वो भी गायब हो जाएगा। क्या बात है। ऐसे ही टेबल पर चाय के दाग निशान अक्सर लग जाते हैं, वहां पर भी आप पेस्ट लगाकर साफ कर दीजिए, छुड़ा दीजिए, चमक आ जाएगी। दीवार भी ऐसे ही साफ कर सकते हैं। तो भाई एक पेस्ट काम 1000। मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि एक अनार 100 बीमार। नहीं, मतलब एक पंथ 100 काज। हाँ, एक पंथ 100 काज है, ये वाला तो लगेगा ही नहीं एक अनार 100 बीमार, लेकिन गाना जरूर चलेगा यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। ये मूंग और दाल मसूर की, ये मूंग और दाल मसूर की, जरा देखो तो सूरत हुजूर की, जरा देखो तो सूरत हुजूर की, हुजूर की, हुजूर की।
ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहावत है। हाँ चिढ़ाने के लिए कई बार हम लोगों को आ जाता था और तब लगता था मसूर की दाल में ऐसा क्या है क्या जो है? ये कहा जा रहा है। लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा भी तो होता था। अरे ऊंट पे तो मतलब लोग एकदम ऐसी ऐसी कहावतें कही गई कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, या फिर ऊंट ऊंट को लेके बहुत कई सारी सारी कहावतें हैं। और ऊँट के बाद में जो है, जब ये किस करवट बैठेगा। ऊँट किस करवट बैठेगा, और पानी का जहाज तो कहा ही जाता है। लेकिन हाँ। उसके संग संग एक बात और है, जब ये फ्लैट और बंगलों वाला सिस्टम जब आया तो लोगों ने कहा अब आया बंगला फ्लैट के नीचे। हाँ ऊँट की जगह ये फ्लैट्स ने ले ली, ऊंची ऊंची हाँ। इमारतों ने ले ली। तो ऐसे ऐसे कहावतें भी थोड़ी थोड़ी बदली। लेकिन फिलहाल क्यों ना वीसीआर देख लिया जाए। हाँ। सिनेमा देखने का अपना ही मजा था वीसीआर में। और हमारी एक साथी ने लिखा है कि उस वक्त पूरा परिवार चाहता था कि किराए का वक्त खत्म होने से पहले ही सारी फिल्में देख ली जाएं, क्योंकि वीसीआर को देर से वापस करने पर दुकानदार को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते थे। तब लोग घर आए मेहमानों पर प्रभाव डालने के लिए भी कलर टीवी और वीसीआर का सेट किराए पर लाते थे। 1990 का दशक आते आते सिनेमा घरों में फिल्में देखने का चलन कम हो गया था। लोग ज्यादातर वीसीआर पर ही फिल्में देखते थे। सिनेमा के जिन स्टार्स को देखने के लिए पहले लोगों को थिएटर तक जाना पड़ता था, अब वो सितारे लोगों के ड्राइंग रूम और बेडरूम तक आ गए थे। ये बात बिल्कुल सही है। बात 1980-90 के दशक की है। हमारे यहाँ सुहागिन महिलाओं का हरतालिका व्रत, जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है, भाई जो आने वाला है, जो अभी 30 अगस्त को इन्होंने लिखा है। इसमें सुहागिन महिलाएं पूजन के बाद पूरी रात का जागरण करती हैं। उस समय उस रात वीसीआर को बहुत महत्व दिया जाता था। रात भर फिल्में देखते हुए बिताई जाती थी। मेरे पास भी वीसीआर था। किराए पर लेने वाले बहुत लोग आते थे। अब तो महिलाएं पूजन के पहले और बाद में मोबाइल हाथ में लेकर रात बिता लेती हैं। ये तो बड़ा गड़बड़ है। लेकिन वो समय बुआ कुछ और ही था। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं ना। देखो, मोबाइल तो आप अपने अकेले लेके बैठी हैं। हाँ। और वीसीआर देखते थे तो पूरा खानदान एक संग बैठ के देखता था एक कमरे में। बिल्कुल। अड़ोसी पड़ोसी भी आते थे। हाँ, है ना। और अगर जैसे अब ऐसा होता ना कि मान लो कि कोई नई बहू आई है, हाँ। या घर में बड़े दिनों के बाद बिटिया लौटी है, मायके आई है, तो अब उसकी आओ भगत कैसे की जाए, तो आओ भगत के रूप में वीसीआर लगवा दिया जाता था और बस वो। अच्छा, उसका एक और फायदा था, फिर क्या? आपको लोगों से बातें नहीं करनी पड़ती थी। बस चाय नाश्ता पहुंचाते रहिए, आप भी मगन वो भी मगन। हाँ, है ना? सब मगन हो जाते थे। लेकिन ये जो रात भर सिनेमा देखा जाता था, हाँ, वो बड़ा मजेदार होता था। और बहुत सारी जगहों पर तो लाइट चली जाती थी, तो पैसा पूरा वसूल नहीं हो पाता था। तब बड़ा दुख होता था। बहुत तब दुख होता उससे वीसीआर वाले भैया से कहना पड़ा था, ए भैया लाइट चली गई थी, थोड़ी देर और रुक जाओ। हाँ, और देर रुक जाओ। कभी लाइट नहीं भी जाती थी तो भी हम लोग ये करते थे हरकत कि भैया लाइट चली गई थी, क्या करें, हमारा तो देख ही नहीं पाए, 2 ही सिनेमा देखा। अच्छा, 3 का जो वो था ना कॉम्बिनेशन, हाँ। कॉम्बो ऑफर, हाँ, वो बड़ा मजेदार था। बहुत मतलब मजेदार एक का था। जगह 40 रुपए लगता था, तो 3 जो फिल्में हैं वो 80 रुपए में दिखा दी जाती थी। हाँ। बड़ा किफायती होता था वो। बहुत किफायती होता था। और एक बात और थी बुआ, कि अगर जो सिलेक्शन किया जाता था, हाँ। मतलब फिल्मों का जो चुनाव किया जाता था, बड़ी लड़ाई। अगर चुनावकर्ता ने की पसंद की हुई फिल्में पसंद ना आई, तो फिर उस चुनावकर्ता की बहुत अच्छी तरह खबर ली जाती बहुत थी कि खबर ली कितनी जाती बेकार थी। की पिक्चरें दिखाई तुमने, हाँ। पूरी रात बर्बाद कर दी। रात बर्बाद कर दी। और उसके संग संग ये मजेदार होता था कि चुनाव करने में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, सबके मन का हो नहीं पाता था। तो जहाँ डॉन आती थी वहीं अखियों के झरोकों से भी लगानी पड़ती थी। हाँ। फिर वहीं चित्चोर भी लगानी पड़ती थी। तो ऐसा नहीं होता था कि आप तीनों डॉन की तरह फिल्में देख सकते हो। हाँ, ये है ना? तो मुश्किल था। सबकी रुचि का ध्यान रखो। इन्होंने लिखा है कि हमारी कॉलोनी के बड़े भैया लोग वीसीआर मंगाते थे। वे सैटरडे के दिन मूवी हमने देखी थी। कुछ दिन बाद पापा ने भी वीसीआर घर पर ला दिया। फिर हर संडे का इंतजार रहता था, क्योंकि उस दिन कैसेट मूवी के घर से पापा लाते थे और कॉलोनी के सभी बच्चे हमारे घर आते थे। पिकनिक सा घर में माहौल बन जाता था। आज वो दिन बहुत याद आ रहा है। पुरानी यादें ताज़ा कराने के लिए आप सबका शुक्रिया। एक और साथी ने लिखा है कि भतीजे के जन्मदिन पर हो रहे कार्यक्रम में 1984 में पूरी रात के लिए वीसीआर लाया गया। फिल्में थी रिश्ता कागज का, दिल का रिश्ता, 2 फिल्में मंगाई गई। पूरी रात देखा। पूरी कॉलोनी वालों को बड़ा अच्छा लगता था। और इन्होंने रिश्ता कागज का उनका जो गाना है, सजना सुन सुन मेरी चाबी की चुन चुन, वो इन्हें अभी तक याद है। तो ये गाना जब भी सुनते होंगे तो इनको बस याद आ जाता होगा वो फिल्म और वो रात। बिल्कुल सही है। और वीसीआर छोटे नगरों में फिल्में पहले रिलीज डेट पर नहीं पहुंचती थी, इसलिए छोटे नगरों के दर्शक नई रिलीज नई फिल्म को वीसीआर पर देख लेते थे। और बड़ा ही आसान तरीका था, आपस में चंदा करो, वीसीआर मंगाओ, फिल्में देखो।
ये जो चंदा मंगाने वाला था कार्यक्रम ना, वो बड़ा मजेदार होता वो था। बहुत मजेदार था। और एक और साथी ने ये लिखा ही है कि वीसीआर का जुनून तो बस क्या कहना, जब शुरू ही हुआ था तब तो एक बार आया नहीं कि बस सारा घर एक साथ बैठकर धड़ाधड़ एक एक करके 4-5 पिक्चर तो देख ही लेते थे। रात भर जाग जाग कर भाड़े पर घर लेकर आना और उसके बाद कैसेट लाना। हाँ, इसमें जरा सी भी थकान नहीं होती थी। साथ में अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों को भी फोन करते थे कि अरे भाई वीसीआर आया है। अच्छा, बड़ा मजेदार तो ये भी हाल था कि कुछ लोगों को वीसीआर लगाना है, मतलब कैसेट लगाना नहीं आता था, या जरा सा गड़बड़ हो जाए तो फिर उसको फोन किया जाता था, भैया आके ठीक करो, या उसकी ठोका पीटी भी कर ली जाती थी, है ना। हाँ। तो कुछ इस तरीके भी उपक्रम होते थे, लेकिन किसी न किसी तरह से फिल्में तो देखी ली जाती थी। बिल्कुल। तो राजुल, हम लोग गाना भी सुन ले तब आगे बढ़े, अब फिल्मों की इतनी बात हो रही है तो, है ना। पर बैठ कर हम शहर के चक्कर लगाएंगे, कोई इसी काबिल। हमें तुमसे मोहब्बत है, ये दुनिया को बताएंगे। कुर्बान जाऊं तुम्हारे बताने पे। देखो देखो हुजूर, ये है खट्टे अंगूर, अजी छोड़ो ये हाथ नहीं आएंगे। ओ मेरी जन्नत की हूर, तू है अरबी खजूर, तेरे साए में जिंदगी बिताएंगे। देखो देखो हुजूर, ये है खट्टे अंगूर, अजी छोड़ो ये हाथ नहीं आएंगे। अच्छा लगे है मुझे ओ मेरी बुलबुल, गाना तेरा चहचहाना तेरा। अच्छा लगे न मुझे यूं पीछे पीछे आना तेरा, बिलबिलाना तेरा। अच्छा लगे न मुझे यूं पीछे पीछे आना तेरा, बिलबिलाना तेरा। तेरी आंखें बिल्लूर, मीठे मीठे अंगूर, इन्हें शरबत बना के पी जाएंगे। देखो देखो हुजूर, ये है खट्टे अंगूर, अजी छोड़ो ये हाथ नहीं आएंगे। ओ मेरी जन्नत की हूर, तू है अरबी खजूर, तेरे साए में जिंदगी बिताएंगे। नहीं है मुझे नजरें झुका कर आना तेरा, मुस्कुराना तेरा। मुझको भी याद है पहला तमाचा, खाना तेरा भाग जाना तेरा। वाह वाह। मुझको भी याद है पहला तमाचा, खाना तेरा भाग जाना तेरा। जो करेगी गुरूर, हम बन के लंगूर, तेरे कूचे में उधम मचाएंगे। देखो देखो हुजूर, ये है खट्टे अंगूर, अजी छोड़ो ये हाथ नहीं आएंगे। ओ मेरी जन्नत की हूर, तू है अरबी खजूर, तेरे साए में जिंदगी बिताएंगे। देखो देखो हुजूर, ये है खट्टे अंगूर। वीसीआर की जो जब बात चलती है ना, तो दीदी एक के बाद एक किस्से हमारी सुनाया करती थी, और ऐसे सुनाती थी कि मतलब लगता था कि जैसे सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ। अरे तो होता ही इतना मजेदार था, जैसे किसी की बारात गई, अब पूरा घर खाली, अब जो लोग हैं वो करें क्या, चलो वीसीआर मंगवा लेते हैं। यही तो उन्होंने भी किया था बस। और ये भी बताया उन्होंने कि उसके बाद मतलब हम उन्हें पड़ोस में ही रहती थी, तो हम उन्हें कहते थे दीदी, तो उन्होंने बाद में बताया कि एक बार कि भाई अब आ जाओ, बारात गई है तो आज वीसीआर देख लो। और उसके बाद फिर जब शादी का कैसेट बन के आया, तब फिर वीसीआर लगा और फिर हम सब ने फिर देखा। और उसमें भाई बारात में तो नहीं गए थे, तो जो रिसेप्शन का था वो हम लोगों ने देख लिया कि हाँ यहाँ पे हम यहाँ पर हमें, और बार बार पलट पलट के हाँ ये अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है।
ये सब देखने में बड़ा मजा बड़ा मजा आता था, बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती थी। लेकिन हाँ, फिल्मों का जो था वो अपने ढंग से चलन होता था, देखा जाता था। अब वो वाकई गायब हो गया। जिसको कहते हैं ना कि कुटुंब एक संग देखता था। लोग अगर कमरा है तो उसमें सीढ़ी है, तो सीढ़ी पर कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लेटे हुए हैं, किसी को लेटने की जगह चाहिए, तकिया की खिंचाई होती थी, एक दूसरे के सर के नीचे से तकिया खींच लिया जाता था, क्योंकि भाई 3-3 घंटे करके 9 घंटे बैठना रहता था, आसान थोड़ी था, है ना। तो बहुत सारे साथियों ने भी लिखा है वीसीआर देखने का भी अलग ही क्रेज हुआ करता था। वीसीआर का नाम सुनते ही पुराने दिन याद आते हैं। सर्विस लगी थी, गांव में पहली नियुक्ति हुई थी, नियमित घर से आ जा नहीं सकते थे, वहीं कमरा लेके रहना पड़ा मुझसे। पहले भी 2 और टीचर्स वहाँ रहती थी। विद्यालय समय पश्चात अकेले समय बिताना बहुत कठिन होता था। एक दिन हम 3 टीचर्स एक साथ एक ही के रूम पर रहे और किराए से वीसीआर मंगवा कर पूरी रात 3-4 फिल्में देखी। सर्दी का समय था, रजाई गद्दे भी किराए से मंगवाए गए और आराम से बैठकर फिल्में देखी। प्रातः स्कूल भी जाना था। हालत ऐसी नहीं थी कि खाना भी बना सके, तो सब्जी पूरी भी हमने पास ही के होटल से मंगवा कर स्कूल में खाया। वीसीआर देखने के कारण हमारी अच्छी खासी पिकनिक हो गई, जो आज भी याद आती है। वाकई ये पिकनिक ही जैसी हो जाती थी। हाँ, जैसे कि आजकल रिवाज है ना कि कुछ भी करना है फंक्शन तो बस बाजार चल के खाना खा लो। हाँ। तो पहले यही था, वीसीआर घर में मंगवा लो और खाना घर का खा लो। हाँ। मनोरंजन का मनोरंजन और बाहर का खाना तो खाना। और ऐसा ही हमारे एक साथी ने लिखा है कि हमारे यहाँ वीसीआर था और वो हमारे पापा जी सिर्फ रामायण देखने के लिए ही लाए थे। जब हम उसमें रामायण देखा करते थे तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था और रात भर रामायण देखा करते थे। वीसीआर हम किराए पर भी दिया करते थे, जिसका किराया लगभग 100 रुपए लिया करते थे 24 घंटे का। स्पेशल त्योहारों में इसका रेट बढ़ जाया करता था। हाँ, ये बात तो है भाई। सभी अपने जो कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। ये तो है। तो मुहावरों और कहावतों की बात तो ऐसी ही होती है। हमारे साथी ने ये लिखा है कहावत के बारे में, कहावतें वो हैं जो कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती हैं। हमने बचपन में ऐसे अनेक कहावत तो सुनी है, आज भी बोली जाती है। कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना और भाषा को सुंदरता भी प्रदान करता है। आ बैल मुझे मार, आम के आम गुठलियों के दाम, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, अपनी अपनी ढफली अपना अपना राग, अंधेरा नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो ऐसी अनेक कहावतें मशहूर हैं। ऐसे ही और एक और संदेश है कि कहावतों से बातें ज्यादा समझ में आ जाती हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और ज्यादा लाल पीले मत हो। और एक बड़ी मजेदार कहावत इन्होंने लिखी है, सास गई बाहर क्या क्या खाऊं, पिया गए बाहर कहाँ कहाँ जाऊं। ये तो बड़ी मजेदार कहावत है। ये तो हमने नहीं सुनी थी। और इन्होंने ये भी लिखा है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो इस तरीके की बातें तो कही जाती हैं। और भाई बहुत दिलचस्प है कहावतों की दुनिया। दूध का दूध और पानी का पानी होता है, दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। भाई जहाँ चाह है वहाँ राह है। और उसके बाद कहा जाता है कि मनचंगा तो कटौती में गंगा। और फिर ये भी कहा जाता है फिसल पड़े तो हर गंगे। हाँ, हम तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन ले। हाँ। ऐसी बातों को सुनकर बचपन में कुछ छुपा नहीं पाते थे। हमारे साथी ने अपना दुख लिखा है। बड़े बुजुर्ग तो ऐसे ही कहते हैं। और बाकी किसी के लिए भी कहा जाता है, अरे फलानी बुआ तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेती हैं। तब समझ में ही नहीं आता था कि इसका क्या मतलब है और क्या वाकई वो गिन लेती है, उनकी आंख इतनी तेज है। देखिए ना बुआ, कहा जाता है होनहार बिरवान के हो चीकने पात। तो अब यहाँ पे तो चीकने पात बड़े अच्छे माने जाते हैं। और फिर कहा जाता है चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। और ये भी कहते हैं कि चिकना घड़ा है ये तो। हाँ, कुछ इस पे टिकता ही नहीं है। तो मतलब शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं को समझिए। ये बात होती है खास कहावतों की कि आप भावनाएं समझिए, और वो भावनाएं झट से समझ में भी आ जाती हैं। बहुत छोटी सी, जिसको कहते हैं ना कि गागर में सागर भर देती हैं बातें। कहावतों का संसार इतना दिलचस्प है, जहाँ खाने पीने के सामानों पर भी कहावतें हैं तो गिनतियों पर भी, शरीर के अंगों पर हैं तो विभिन्न रंगों पर भी हैं। जानवरों और पंछियों को भी अछूता नहीं छोड़ा तो रिश्तेदारों को भी क्या ही छोड़ा जाता, है ना। सही बात है। तो चोर चोर मौसेरे भाई। सही बात है। कितनी तरह की कहावतें हैं। और कहावतों के बारे में अगर हम कहें तो जैसा देश वैसा भेष है कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है, जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी बननी। यानी जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ करोगे वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूंगी। ये बात तो बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारी भाषा में, जाहिर है कि सभी भाषाएं अपने आप में समृद्ध हैं, कहावतों से परिपूर्ण है।
संदेशपूर्ण और प्रेरक कहावतें सभी के पास हैं। लोकोक्तियाँ या कहावतें जो है सांस्कृतिक विरासत होती हैं हमारे भाषा की भी और उस जाति की संप्रदाय की जहाँ वो भाषा बोली जाती है। इनके जन्म का किस्सा बहुत रोचक होता है, यानी अतीत में कोई विशेष घटना या स्थिति से इनके तार जुड़े भी होते हैं और कभी कभी नहीं भी जुड़े होते हैं। कहावतों के साथ कोई ना कोई कथा जुड़ी होती है, जैसे कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अंगूर खट्टे हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और ऐसे ही होता है ना, मक्षिका स्थान है मक्षिका, यानी मक्खी की जगह उन्हें मक्खी ही रखना है। उसका भी किस्सा बड़ा दिलचस्प है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे ही समय के साथ घटनाएं स्थितियां भी उपजती हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, और भाषा के साथ ये आगे बढ़ती हैं और फिर धीरे धीरे लोकप्रिय हो जाती हैं। हर कहावतों का और लोकोक्तियां जो हैं ये समाज का भाषाई इतिहास होती हैं और इनके जरिए समाज का सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अध्ययन किया जा सकता है और इन्हें कहने और सुनने दोनों में बड़ा मजा आता है। ये तो मानना ही पड़ेगा, ये तो, क्योंकि लोकोक्तियां और कहावतें हर भाषा में होती हैं। हाँ, किसी क्षेत्र में कुछ कहावतें ज्यादा प्रसिद्ध हो सकती हैं और किसी दूसरे क्षेत्र में कुछ अन्य, और कई बार अलग अलग रंग रूप में एक से मतलब वाली कहावतें सुनने को भी मिलती है। जैसे एक राजस्थानी कहावत है ना, कबूतर ने कुओं ही दिखे। तो कुआं मतलब सुनसान जगह जहाँ पर कबूतर अपना घोंसला बनाते हैं, सुनसान जगह पर बनाते हैं, तो जिससे वो आसानी से सुरक्षित रहे। हाँ। तो इसी तरह आलसी आदमी भी अपनी सुविधा के अनुसार आसान लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तो मतलब कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जैसा होता है, जिस स्वभाव का होता है, वो अपने लिए उसी प्रकार की स्थितियां ढूंढ लेता है। तो अवधि में कहावत है, जैसे उदय वैसे भान, ना इनके चुनई ना उनके कान। तो यानी कि दो एक प्रकृति के लोग एक सा व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। अब हम एक गाना सुन लें, फिर और कहावतों की बात करते हैं। बिल्कुल। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। ठुकराओगे ठुकरा लो, हम ठोकर खा कर भी तुम्हारे दर पे आएंगे। तड़पाओगे तड़पा लो। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। तड़पाओगे तड़पा लो। जिनकी खातिर हम फिरते हैं दीवाने बनके, जिनकी खातिर हम फिरते हैं दीवाने बनके, वो हमसे जब मिलते हैं तो बेगाने बनके, इश्क में रह गए हम फसाने बनके। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। तड़पाओगे तड़पा लो। देख निशाने पर रखा है कब से मैंने दिल, देख निशाने पर रखा है कब से मैंने दिल।
गीत तो हमने गा लिए, अब कहावतों की बात करें तो हमारे मगन भी तो हो गया, गीत गाया तो मन तो मगन हो ही जाएगा। मन तो मगन है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मेरे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हर निवासी किसी से अपनी जनरल बातचीत करते हुए भी कोई ना कोई कहावत छोड़ देता है जो उस विषय पर सटीक होती है और उस समय सुनने वालों की हंसी का जरिया भी बन जाती है। एक दो बुंदेली कहावतों को उदाहरण अर्थ सहित लिख रहा हूँ। चलत बैल खो अरई गुच्छत, अर्थात किसी काम को सही तरीके से करते हुए व्यक्ति को टोकना। अच्छा। और सोउत बर्रे जगावत, मतलब कि सोते हुए बर्रे को जगाना। हाँ, जबरदस्ती किसी से पंगा लेना। हाँ, आ बैल मुझे मार टाइप। आ बैल मुझे मार, या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। हाँ। तो ना आती बोली, ना आती चूप, ना आती बरखा, ना आती धूप, खाना दे दो, ये तो कुछ उन्होंने लिख दिया है, हो सकता है प्रकृति से मांग रहे हो। हाँ। और ये भी है कि बहुत सारे मनोवांछित, हाँ, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने दे, और यानी कि पूरा का पूरा लाभ अपने आप उठाना। और भी नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। हाँ, अधजल गगरी छलकत जाए भी इन्होंने लिखा है। ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो हम लोगों ने और भी लोगों ने लिखी थी ना। हाँ। कि अधजल गगरी छलकत जाए के संग संग नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ। और इसी तरह की नाच ना आवे आंगन टेढ़ा की एक कहावत मराठी में भी है। क्या? नाचता यही ना आंगन वाकड़े। हाँ, क्या बात है। इस कहावत का मतलब है कि मुझे तो नाचना है, मैं नाच सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ, आंगन ही टेढ़ा है। आंगन ही टेढ़ा है। तो ऐसे भैया करेला ऊपर नीम चढ़ा हो जाता है, और कभी कभी जो है गरीबी में आटा भी गीला हो जाता है। हाँ, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आटा और रोटी वो एक साथ जो है वो चूल्हे पर चढ़ जाते हैं। चूल्हे पर चढ़ जाती है। कुछ लोग जो होते हैं कबूतर नहीं उड़ाते बल्कि अंडा उड़ा देते हैं, पता है। और ये भी होता है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म रहती है। हाँ, काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, बिल्कुल नहीं चढ़ती है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि किन किन चीजों पर कहाँ क्या क्या करना है, और सही समय पर क्या बोलना है और कहाँ चुप रहना है। इस बात का अगर हम ख्याल रखें तो सभी काम समय से हो जाएगा। समय से हो जाएंगे। और समय कह रहा है कि अब हम इजाजत लें। इजाजत ले लें, बिल्कुल ले लें। तो आप सभी को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।